बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम और आप देख रहे हैं खसूसी मैराथन ट्रांसमिशन जो कि न्यू टेलीविज़न पर जारी है पिछले बहुत से दिनों से। और उसकी रीज़न यही है, वो है तहरीक अदम एतमाद। पहले तो हमने देखा कि जो तहरीक अदम एतमाद है उसका सिर्फ और सिर्फ वफाक में जिक्र हो रहा था, लेकिन फिर कल से ही सूरत हाल मज़ीद जो है वो हीटेड हो गई, मज़ीद ज़्यादा डेवलपिंग हो गई, जब हमने देखा कि पंजाब में भी ये तहरीक अदम एतमाद जो है सीएम उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जमा कराई जाती है और वहाँ पर भी एक स्टार्टअप लिया गया है हुकूमत को घर भेजने का। एनीवेज जी, मुल्क की सूरत हाल की अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूँ तो ये जो सूरत हाल है, पहले हम कहते थे ना कि डे बाय डे, हर बदलते दिन के साथ ये सूरत हाल बदल रही है, लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि हर बदलते घंटे के साथ, यस, आवर बाय आवर, ये सिचुएशन चेंज हो रही है। मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरतें हो रही हैं, नंबर गेम पूरा करने की कोशिश हो रही है, अपना प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश हो रही है, अपना भार दिखाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ अपना भाव बढ़ाने की भी कोशिश हो रही है। मजे की बात यह है कि पंजाब में उस्मान बुज़दार की कुर्बानी दे दी गई है, इसलिए क्योंकि खबरों की माने तो ये कहा गया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से कि भाई ये है उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा, और इस्तीफा दिखा करके उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को अपनी तरफ कर लिया। साथ ये वादा कि हम आपको अपना वज़ीर आला पंजाब बनाना चाहते हैं, और ये ऑफर उन्होंने काफ लीग को की, जिसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने अपेरेंटली एज ऑफ नाउ, अभी तक कोई ऑफिशियल तो नहीं पता कि वो जो 5 अरकान हैं काफ लीग के, वो सारे के सारे हुकूमत की साइड पर हैं, हुकूमत को वोट करेंगे या वो अपोजिशन को वोट करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि एज ऑफ नाउ जो परवेज़ इलाही साहब है, उन्होंने इमरान खान साहब की जो सीएमशिप की ऑफर है उसके ऊपर आमीन पड़ी है। लेकिन ऑब्वियसली फैमिली के साथ वो पहले डिसाइड करेंगे, शुजात हुसैन साहब के साथ डिस्कस करेंगे और फाइनली फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रॉबली अपना जो लाहे अमल है वो आगे बताएंगे। हम सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, कल से उस्मान बुज़दार साहब के साथ बड़ा ही इजहार अफसोस किया जा रहा है, इजहार यकजहती का मुजाहरा भी किया जा रहा है कि आखिर उस्मान बुज़दार साहब के साथ जो है गलत हो गया और उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, जस्ट बिकॉज कि इमरान खान साहब अपनी सीट, अपनी पोजीशन, अपनी वजारत उस्मा बचाना चाहते हैं। लेकिन मसला क्या होता है कि अपोजिशन भी ताने दे रही है, हर कोई इमरान खान साहब को इस वक्त फिंगर पॉइंटिंग कर रहा है, वो सब चीज़ें अपनी एक जगह पर, लेकिन किसी भी जाने वाले का मसला नहीं होता, मसला होता है आने वाले का। और वो आने वाले कौन है? अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वो ऑब्वियसली चौधरी परवेज़ इलाही हैं। अब देखना ये है कि बेसिकली चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जब इमरान खान साहब ये हुकूमत, ये अपना कैंडिडेट सीएमशिप के लिए, पंजाब के लिए नॉमिनेट तो कर देती है, अनाउंस भी कर देती है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या परवेज़ इलाही वजीर आला पंजाब बनेंगे भी? जो 3 बड़े ग्रुप्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के अंदर, लेट इट बी अलीम खान ग्रुप, लेट इट बी जहांगीर तरीन ग्रुप, लेट इट बी चीना ग्रुप, क्या ये तीनों ग्रुप्स कलेक्टिवली, होल हार्टेडली, सारे के सारे जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं उनको वजीर आला बनाने के लिए वोट भी करेंगे, उनके साथ खड़े भी होंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट जो मुनाहरिफ अरकान हैं नून लीग के, वैसे तो इमरान खान साहब ने हमेशा अपना मॉरल ग्राउंड बहुत हाई रखा है। हमने ये देखा कि जो उनके तर्जुमान थे इमरान खान साहब के, वो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी साइड बदली, वो 3 MNAs जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ नाराज़ हुए, उनको उनके तर्जुमान ने गंदी नंगी गालियां दी, नेशनल टीवी पर भी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी उनको बहुत लान तान की, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने भी उनको बहुत ज़्यादा अपनी तकरीर में डराया धमकाया। लेकिन मज़े की बात पता क्या है? वो जो PMLN के मुनाहरिफ अरकान है, ये किसी भी और पार्टी के मुनाहरिफ अरकान है, अपना नंबर पूरा करने के लिए उनके साथ भी मुलाकात होने जा रही है, उनके साथ भी वो आज ही के दिन इधर इस्लामाबाद में ही मिल रहे हैं। इसको हम कहते हैं हलाल ब्रोकरी। जी हाँ, वो जो पहले हो रही थी वो हराम ब्रोकरी थी, लेकिन अब ये जो कर रहे हैं, क्योंकि ये हुकूमत में है, एट द मोमेंट माइट इज राइट चल रहा है, तो ये है जी हलाल ब्रोकरी। एनीवेज जी, आज के पैनलिस्ट में आपके सामने रख देती हूँ, 1 से 3 मैं आपके साथ बनी रहूंगी और इस पूरे 2 घंटे के अंदर जो मुख्तलिफ जो गेस्ट मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं रूबरू आपसे उनको करवाती रहूंगी जैसे जैसे वो इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे ज्वाइन किया वेरी डायनामिक अमार मसूद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुझे हमारे वेरी आवर ओन प्रॉपर्टी फवाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, फवाद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद दोनों मेहमानों का। अमार मसूद साहब, मैं आपसे इस पूरी ट्रांसमिशन का आगाज करना चाहूंगी। काफ लीग कल से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है? जब से नो कॉन्फिडेंस की बात हुई
उनके स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं उनके ऊपर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है कि काफ लीग अपनी क्या डिसीजन करती है। लेकिन कल जिस तरह से ऑफर सामने आए, मतलब काफ लीग इज बेसिकली ऑन क्लाउड 9। वो जैसे कहते हैं ना कि इस वक्त अगर पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट किसी पर्सनालिटी की, वो कहते हैं ना मोस्ट वांटेड पर्सनालिटी या मोस्ट वांटेड पार्टी राइट नाउ, वो काफ लीग है। क्योंकि पूरी की पूरी सियासत इस टाइम के ऊपर काफ लीग के ऊपर डिपेंड कर रही है कि आया क्या है। वो 5 वोट, पूरे के पूरे 5 वोट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 इधर चले जाएं 3 इधर चले जाएं, नहीं, पूरी की पूरी काफ लीग कहां स्टैंड करेगी, इसका ऑफिशियल ऐलान का हम सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपको ये सिचुएशन किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? क्या चौधरी परवेज इलाही साहब कोई फैसला कर भी पाएंगे या ये वोटिंग डे तक ऐसे ही चलेगा? बहुत शुक्रिया बिनिश, और मैं बड़े एहतराम से आपसे थोड़ा सा कुछ इख्तलाफ करना चाहता हूँ। जरूर। पहली बात तो ये है कि काफ लीग अब जो है वो सबसे अहम नुक्ता नहीं रही। मौजूदा सूरत हाल में जाहिर है, आपने खुद ही बताया कि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो MQM की सूरत हाल ज्यादा ताकतवर हो गई है, वो ज्यादा बेहतर बार्गेन करने की पोजीशन में है। जो काफ लीग के अंदर फैसला हुआ, उसके अंदर काफ लीग के अपने अरकान, जिसमें ज्यादातर उनके अपने घर के हैं, उनके दरमियान भी बड़ा इख्तलाफ नजर आया। हमारे एक सहाफी दोस्त हैं, जिस वक्त ये फैसला किया गया उस वक्त वो उस घर में मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि बड़ी ऊंची ऊंची आवाज में ये बहस हुई। तारिक बशीर चीमा ने बहुत गुस्से का इजहार किया। चौधरी शुजात हुसैन एक साइड पर थे और 1-2 लोग उनके साथ और थे, जबकि मोनस इलाही और परवेज इलाही साहब एक साइड पे थे। तो इतनी सी छोटी सी जमात में इख्तलाफ पैदा हो गया। और आज जो हमने आज टिकर देखे हैं वो सेंसिबल टिकर हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से आए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफ है ना, हमारे खानदान में कोई इख्तलाफ नहीं है, सारे मिलकर फैसला करते हैं। चौधरी शुजात आपको पता है कि बहुत अलील है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इन डिस्कशन, इन नेगोशिएशंस में, और उनकी अदालत का एहतराम करना चाहिए। दूसरा आपका सवाल था कि पंजाब में क्या होगा। पहले तक की सूरत हाल ये थी कि इसका बहुत ज्यादा फायदा नून लीग को होगा, इसलिए कि परवेज इलाही साहब वज़ारत आला मांग रहे थे और नून लीग कभी सोच रही थी इन्हें दिया जाए ना दिया जाए, और बहुत सारे जो नून लीग के कारकुन थे, वर्कर थे, वो इस बात से बहुत शदीद इख्तलाफ करते थे। तो बहुत अच्छा हुआ कि एक मिनट इसी चीज का ना मुझे ऐड करना है, फिर आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिएगा। जो आप एक बात कह रहे हैं ज़राए के हवाले से, ये खबरें भी चल रही है, और अगर ज़राए की माने तो ये कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने PMLN को ये कन्वे किया है कि भाई आपने, क्योंकि सीएमशिप की नेम अनाउंसमेंट, सीएमशिप कैंडिडेट विच इज चौधरी परवेज इलाही, PMLN ने क्योंकि देर कर दी ये फैसला करने में कि ठीक है हम आपको पंजाब की सीएमशिप दे रहे हैं, उसकी वजह से आज जो सिचुएशन हुई है कि दोनों तरफ से सीएमशिप ऑफर हो गई है, वो उसकी वजह यह है क्योंकि बर वक्त फैसला नहीं किया गया। अगर खबरों की माने, अगर ये खबर ठीक है, तो आप इस सिचुएशन से एग्री करेंगे? क्या आसिफ अली जरदारी साहब ने सही शिकवा किया कि सारा काम तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करिए? व्हाट इज PMLN डूइंग? व्हाट इज शहबाज शरीफ डूइंग? मेरे ख्याल में उन्होंने जानबूझ के, ये मतलब गलती से या सहवन नहीं हो गया, जानबूझ के ये फैसला इतना लेट किया है कि परवेज इलाही को अगर CM बनाए तो हुकूमत बनाए। हो सकता है परवेज इलाही को अब जो वोट चाहिए हो उसके लिए नून लीग उनकी मदद जरूर कर दे, लेकिन अपना कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं करेगी। दूसरा, परवेज इलाही साहब के मसाइल बहुत अभी शदीद हैं, अभी मामला हल नहीं हुआ। एक तरफ आप देखिए कि जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप है, किसी स्टेज पर जब ये जाहिर तहरीके अदम एतमाद का जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, इतनी कलाबाजियां खाई गई हैं कि अब बहुत से लोगों को बहुत सी बातें याद नहीं। लेकिन एक स्टेज पर जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप का ये कहना था कि वो किसी सूरत में परवेज इलाही को वजीर आला तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये अब पता नहीं उनके साथ क्या होती है। एक और आखिर अच्छा, मुझे ना 2 चीजें आपसे अमार भाई पूछनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात से, लेकिन मैं ना पहले फवाद को जरा शामिल कर लूं क्योंकि वो जरा काफी देर से खामोश हैं, फिर मैं वापस आपकी तरफ इसी टॉपिक को लेकर के आती हूँ। फवाद, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक? परवेज इलाही साहब नॉमिनेट तो हो गए एज द CM ऑफ पंजाब, क्या वो बनेंगे भी? देखिए, परवेज इलाही साहब ने एक ब्लफ खेला है और जाहिर है कि उन्होंने तमाम चीज़ों की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद ये काम किया है। लेकिन कुछ चीज़ें के हवाले से ना मुस्तकिल एक बात ये चल रही है कि शायद परवेज इलाही का ये फैसला इंतहाई गैर मुतवक्का था
सियासत में कोई चीज गैर मुतवक्का नहीं है। इमरान खान साहब ने जाहिर हुकूमत में और हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है, अपोजिशन के पास तो ऑफर्स है ना सिर्फ कि ऐसे कर देंगे तो आपको ये दे देंगे, तो फिर ऐसे हो जाएगा, तो फिर वैसे हो जाएगा, लेकिन हुकूमत के पास फौरी तौर पर देने को बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो जाहिर है कि अगर कोई ये सोच रहा था कि ये सारा प्रोसीजर इतनी आसानी से हो जाएगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी, सारे इत्तेहादी टूट के चले जाएंगे और उसके बाद जो है वो अपोजिशन मजबूत हो जाएगी, अपोजिशन लेकर आएगी अपना अदम एतमाद और उसके बाद सब कामयाब हो जाएगा, तो ऐसा होना नहीं था। इनमें से कोई ना कोई चीज ऐसी होनी थी जो परवेज इलाही साहब के हम देख रहे हैं कि खाते में पहले आई है। हो सकता है कि किसी और से हो जाती अगर परवेज इलाही से ना होती। उनका नंबर भी कौमी असेंबली में कोई इतना बड़ा नहीं है, 4-5 सीटें हैं और वो सीटें बाप से और एमक्यूएम से पूरी हो सकती हैं अगर एमक्यूएम ने अपना फैसला जो है वो अपोजिशन के हक में किया, कि जो इस वक्त 50-50 पे खड़ा हुआ है, क्योंकि एमक्यूएम भी कंफ्यूज है कि वो किस तरफ जाए। और एमक्यूएम सिर्फ कंफ्यूज नहीं है बल्कि अपने कायद के विसाल के बाद के जो कंफ्यूज है फवाद कि दे वांट टू गेन द मैक्सिमम आउट ऑफ द सिचुएशन। नहीं, एमक्यूएम की अगर आप पिछला 3-3.5 साल देखें ना कि जो 2016 अगस्त 22 अगस्त 2016 के बाद एमक्यूएम क़यादत से लेके अपनी तंजीम तक हर चीज के अंदर कंफ्यूज रही है। मैं कराची के अंदर तमाम सूरत को बहुत करीब से देख रहा हूँ। एमक्यूएम में फैसला करने की कुव्वत उस तरीके से मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी जिंदगी में फैसले किए ही नहीं थे। सारे के सारे फैसले जो है वो लंदन से लिखे हुए आते थे, जिसको उन्होंने सिर्फ सपोर्ट करना होता था। तो क़यादत किस तरह से की जाती है, फैसला किस तरीके से किया जाता है। टू स्टॉप यू हियर, वापस आऊंगी आपके पास। इस वक्त काफली क्या सोच रही है, क्योंकि जराए के हिसाब से खबरें ये भी वही मैंने जैसे कहा ना, डे बाय डे नहीं, आवर बाय आवर, लम्हा ब लम्हा सिचुएशन बदल रही है। अब खबर ये आ रही है कि चौधरी शुजात साहब का राब्ता हुआ है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। देखते हैं कि क्या मुलाकात होने जा रही है, नहीं होने जा रही, डिटेल क्या है, अपडेट क्या है। अली शेर जो है न्यू टेलीविजन के नुमाइंदे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, आपको आवाज आ रही है? सवाल पूछूं आपसे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, जरा बताइए भाई, अपनी पिटारी से खबरें निकालिए। क्या आसिफ अली जरदारी साहब की आज कोई मुलाकात होने वाली है चौधरी ब्रदर्स से? चौधरी शुजात साहब से क्या राब्ता हुआ है? कुछ डिसीजन होने वाला है? क्या चौधरी ब्रदर्स जो हैं वो अपनी साइड सिलेक्शन करने वाले हैं अपनी 5 सीटों की? पहली बात तो यह है कि ये जो पैगाम था ये गुज़िश्ता रात दिया गया था। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर आसिफ अली जरदारी का पैगाम लेकर गए थे और मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम सेनेटर सलाह महमूद देकर गए थे, और ये इकट्ठे गए थे जो शुजात साहब के पास। और ये उस वक्त हुआ था जब परवेज इलाही साहब अनाउंस कर चुके थे हुकूमत की हिमायत, उनको पेशकश हो चुकी थी। ये रात का रास्ता था। अभी मेरी कुछ देर कबल जो है मुस्लिम लीग काफ के जराये से बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी तक कोई मुलाकात का वक्त तय नहीं है। वही रात वाला पैगाम था, वो आगे मैच्योर होता है या नहीं, इस पे भी हतमी तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उसने सोच समझ कर फैसला किया है। अब वो वापसी की कोई राह नहीं लेगी। बकौल मुस्लिम लीग के जो शुजात के उसके जराये हैं, उनका ये कहना है कि ये सब दोनों चौधरी बरादरान का है इस फैसले के साथ। और फिर चौधरी शुजात साहब जो है उसको सेकंड भी कर दिया है। कुछ देर कबल उन्होंने जो एक स्टेटमेंट जारी की है उसमें कहा है कि ये सारा मसला हमारा मुस्तकिल फैसला था और मैं चौधरी परवेज इलाही के साथ खड़ा हूँ, हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। तो इस लिहाज से पूरी तौर पे तो इसमें कोई ब्रेक थ्रू होता नजर नहीं आ रहा। चलिए जी, आप बने रहिए इस खबर के ऊपर और हम भी आपसे लम्हा ब लम्हा अपडेट लेते रहेंगे। जिस तरह से ही डेवलपमेंट्स आती हैं, जिस तरह से स्टोरीज मजीद फर्दर मैच्योर होती हैं और डेवलप होती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ऑब्वियसली PMLN पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोशिश करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन भी हमारे साथ इन स्टूडियो। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इनफैक्ट एक लंबी ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। और इस ब्रेक के बीच में मुझे अखुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उन्होंने ज्वाइन किया। चट्टान साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और इस ब्रेक के बीच में हम लोग ब्रेक पर थे लेकिन आप लोग एक ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे थे और वो ब्रेकिंग न्यूज़ राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ऑब्वियसली मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वो राना सनाउल्लाह साहब जिनको कल वजीर दाखिला कह करके मुखातिब किया गया था, लेकिन आज थोड़ी सी ज़रा सिचुएशन अटपटाई भी थी। वो इसलिए क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब खुद कह रहे थे कि हमें खुद समझ नहीं आई है कि जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं वो आखिर चाहते क्या हैं। क्योंकि परवेज इलाही साहब के कहने के ऊपर ही हम लोगों ने इतने रश में, इतने हरी में, इतनी अर्जेंसी में पंजाब में जाकर के तहरीक अदम एतमाद जो है वो जमा कराई और उसके बाद आज ये सिचुएशन सामने आई। लंबी चौड़ी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका लुब्बे लुबाब यही था। चट्टान साहब, नून लीग को समझ नहीं आ रही है कि परवेज इलाही साहब ने क्या किया, लेकिन मैं आपसे इसलिए इस बारे में सवाल करूंगी क्योंकि गारंटर आसिफ अली जरदारी साहब थे, गारंटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। सिर्फ और सिर्फ नून लीग की बेस के ऊपर चौधरी परवेज इलाही साहब ने नून लीग को या आप लोगों को उस टाइम पर हाँ नहीं किया था। तो अगर अब उन्होंने नून लीग की साइड नहीं ली
तो जिम्मेदारी तो आसिफ अली जरदारी पे भी बनती है कि आपने गारंटी ठीक नहीं दी थी। क्या किया, किसी को समझ क्यों नहीं आ रही? नून लीग को क्यों नहीं समझ में आ रही? ऊपर से जरदारी साहब के शिकायत नून लीग से कर रहे हैं कि आपने देर कर दी फैसला करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, लोग गारंटियों की बात तो करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सियासत में या ये मौजूदा हालात में किसी ने किसी के बारे में या कोई गारंटी मांगा है या किसी को गारंटी दी है। क्योंकि ये MQM के साथ जो हमारे मुलाकातें होते हैं और मुज़ाकरात होते हैं, इसके बारे में भी लोग कहते हैं कि MQM ने नून लीग से कहा कि आप हमें गारंटी देंगे, लेकिन मेरे जो इल्म में है एक बार भी कभी MQM ने ये बात नहीं की कि हमें आप लोगों पे एतमाद नहीं है और आप क्या गारंटी जो है वो आप नून लीग हमें गारंटी देंगे। तो ये गारंटी वाली बात का तो मुझे नहीं इल्म। जहाँ तक मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक है, तो एक बात मैं आपको पहले से बता दूं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि हमें इसका पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, हमारे चंद जो लोग हैं उनको पता होगा। लेकिन एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पता है वो ये है कि हमने जो आदमी एतमाद लाया था वो हमने इस बेस पे नहीं लाया था कि कोलिशन हमारे साथ शामिल हो के और ये कामयाब हो जाएगा। हमें PTI के अंदर से जब हम जमा करवा रहे थे 8 तारीख को, हमारे पास हमारा जो अदद शुमार है वो बिल्कुल बराबर था और सरप्लस में था। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ये कोलिशन हमारे साथ अगर आ जाए और हम 172 मेंबरान पूरा करें, और तो हम ये जो मुनहरिफ अरकान है उसको असम्बली में नहीं लाएंगे ताकि वो मसला नहीं बने कि ये इलेक्शन कमीशन में जाए फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए। ठीक है, ये बिलों के टाइम पे हमें सपोर्ट करेंगे। तो हालात ये है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, ये जितना जितना इलेक्शन करीब आएगा, ठीक है, आदमी एतमाद का दिन वोटिंग का करीब आएगा, तो आप देखेंगे कि यानी पहले 1-2 दिन के बाद हालात बदलते थे, अब घंटा में हालात बदलते हैं। इससे भी कम टाइम में आपको नई नई खबरें मिलेंगी और हालात आपको अजीब लगेंगे, कभी एक साइड पे कभी दूसरे साइड पे लगेंगे। लेकिन एक बात है यकीनी, हेडलाइंस के लिए जाना है, जरा मुझे हेडलाइंस के लिए जाना है। हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं तो चट्टान साहब से बहुत अहम सवाल पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। एतमाद या अदम एतमाद आपका सबसे बड़ा सवाल आज का और आने वाले दिनों का यही है, क्योंकि एक थ्योरी ये भी चल रही थी कि शायद एक कुर्बानी से बात बन जाए, और वो कुर्बानी इस सूरत में उस्मान बुज़दार साहब की हो सकती है कि जी पंजाब का CM चेंज कर दें और फिर हम देखेंगे जो इमरान खान साहब हैं वो अपनी वजारत उज़्मा को बचा लेंगे एक ये छोटी कुर्बानी दे करके। अखुनज़ादा चट्टान साहब, क्या मैं इस बात को सच मान लूँ? ऐसा तो नहीं है पंजाब में चेंज आ जाएगा और इमरान खान साहब बराजमान रहेंगे अपनी कुर्सी पर? देखिए जी बिनश, मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये जो PTI है ये कलमती का कुंबा है। इसमें आप एक सिरा पकड़ते तो दूसरा सिरा हाथ से निकल जाता है। तो पहले तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप अगर एक ग्रुप को अपने साथ मिलाते हैं तो इसकी वजह से आप सारे ग्रुपों को अपने साथ मिला सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी अपोजिशन का ताल्लुक है तो हमारा तो काम यही है। आप लोगों को याद है कि ये जो महंगाई, बेरोजगारी, मुल्क में करप्शन, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जिस तरीके से तबाह हो रहा था, तो अपोजिशन पे मीडिया की तरफ से भी और अवाम की तरफ से भी, अपोजिशन से भी पूछा जाता था कि भाई ये ठीक है, हम देख रहे हैं कि हुकूमत नालायक है, ना अहल है, मुल्क को तबाह कर दिया, गरीबों को रुला दिया, लोगों से रोजगार छीन लिया, मीडिया पे पाबंदी लगाई, इंसानी हुकूक एक एक करके जो आइन में लोगों को मिले हैं वो छीन रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पे हमले और हो जाते हैं। लेकिन आप लोग अपोजिशन भी बताए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक इस हुकूमत के खिलाफ क्या किया, आप लोगों ने क्या कोशिश किया कि आप लोग इस नालायक नाअहल हुकूमत से आवाम का और इस मुल्क का जान छुड़ाए। तो अपोजिशन भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमने लॉन्ग मार्च किया, PDM ने भी लॉन्ग मार्च किया, हम जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं, हमने आदमी एतमाद लाया है, हमने सूबे में भी, हमने मरकज़ में भी, और इंशाअल्लाह ताला बन करीब आप देख लेंगे कि पंजाब और इसके बाद KPK की बारी है, वहाँ पे भी आ जाएगा। तो अपोजिशन का जो ड्यूटी है वो बहुत जिम्मेदारी से कर रहे हैं
और कामयाबी नाकामी ये अल्लाह ताला की इख्तियार में है। इंसान को अपना जदोजहद करना पड़ता है। अगर आप घबरा जाएं कि मैं ये काम करूं तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो फिर आप आगे तो नहीं बढ़ सकते हैं। नाकामी के डर से जो लोग पीछे हट जाते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमने मुशर्रफ के खिलाफ जदोजहद किया है, हमने ज़िया-उल हक़ के माशाअल्लाह के खिलाफ जदोजहद किया है, हमने अयूब खान के माशाअल्लाह के खिलाफ जदोजहद किया और हर बार अल्लाह ताला ने हमको कामयाब किया है और हमने इस मुल्क में जमहूरियत बहाल किया है। अब ये हाइब्रिड हुकूमत जो है इसके खिलाफ हम जदोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि अल्लाह ताला अपोजिशन को कामयाबी देंगी। ये नालायक नाअहल हुकूमत जो है इनके लोगों के बददुआई लेके डूबेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं जिसमें मेरा ईमान और अकीदा पुख्ता हुआ, हम बच्चे होते थे, हम देखते थे ये रिक्शे पे लिखा है, ट्रकों के पीछे लिखा है कि गुरूर का असर नीचा होता है। गुरूर और तकब्बुर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तकब्बुर मेरा लिबास है, ये बहुत अजीम गुनाह है। इस बंदे में जितना गुरूर था, जितना तकब्बुर था, देखे ये अपने लोगों के जनाजों पे नहीं जाता था। याद है कि क्वेटा में जो 45 लाख पड़े थे और उन्होंने कहा था कि मैं किसी के हाथों ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। आपको याद है कि नईमुल हक जैसा बंदा इन्होंने अपना पूरा टाइम इस पार्टी के लिए और इस शख्स के लिए, एहसान फरामोश शख्स के लिए कुर्बान किया था। इसके जनाजे पे नहीं गया, इसके घर ताजियत करने नहीं गया। आप अपोजिशन की जदोजहद की वजह से इसका गुरूर और तकब्बुर ऐसी जगह पे आ गया कि 4-4 सीटों वालों के पास भी जाके इनके पाँव पकड़ते हैं और 2-2 सीटों वालों के पास भी जाके इनके पाँव पकड़ते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इसका गुरूर और लेकिन ऐसे में ना चूक हो जाती है। उस्मान सईद बसरा साहब है हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान बसरा साहब ज्वाइन करने के लिए। सीधा सवाल मैं पहले रखूंगी, मुझे पता है आपने चट्टान साहब की बातों का जवाब देना है, फिर मुझे पता है फवाद भी आपसे सवाल करना चाहेंगे, फवाद अहमद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ कि क्या उस्मान बुज़दार वाकई मुस्तफ़ी हो चुके हैं? आप एक कानूनदान हैं, आई एम श्योर कि आप आइन को, कानून को सही तरीके से समझते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि एक सीएम का इस्तीफा वजीर आजम को मांगना चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि ये लीगल है और क्या आपको ये लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि जो लीगैलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें मालूम है उसके मुताबिक तो ये तो विफाक ने सूबे पर हमला कर दिया। विफाक वजीर आजम एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से इस्तीफा कैसे ले सकता है, नो मैटर व्हाट? और अगर इस्तीफा लेना ही है तो वो तो गवर्नर को लेना चाहिए, राइट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बिनिश आपका बहुत शुक्रिया। दूसरा मैंने कल एक ट्वीट किया था, शायद आपकी नजरों से नहीं गुजरा होगा क्योंकि हम कुछ छोटे से कारकुन हैं, हमारे ट्वीट्स तो आप पढ़ते नहीं हैं। मैंने कहा था चट्टान भाई ने पढ़वा दी है। अच्छा, मैंने कल कहा था कि आज कल से लेके और ऑनवर्ड 3 दिन के अंदर जो मामला शुरू होंगे और ये जो रात कल वाली बीतेगी, इस तो मैंने लिखा था कि हासिद है, बदगुमान है, तकलीफ में है वो, या रब मेरे रकीब को सब्र जमील दे। ठीक है जी। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें सुन के कि बहुत सी टेक्निकलिटीज को निकाल के हमारे दोस्त अहबाब सामने ले आए हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताया जा रहा है, आइन और उसकी पासदारी और उसकी ये सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में एक छोटा सा सवाल आइन के पासदारों से ये भी करना चाहिए कि पाकिस्तान जो दुनिया इस्लाम की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत है, उस रियासत के वजीर आजम और उसकी हुकूमत का जो सरबराह है, उसने कल कहा कि एक गैर आइनी तौर पे कुछ इस तरह के मामला इस मुल्क में चल रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ इसने तवज्जो नहीं दी। लेकिन आपके पर्टिनेंट टू योर क्वेश्चन, आपके सवाल की तरफ मैं इसको एड्रेस करना चाहूंगा कि देखिए, उस्मान बुज़दार साहब ने अपना इस्तीफा रेंडर किया है, पब्लिक कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये मेरी सीट, ये मेरी वजारत आला, ये मेरी पार्टी की अमानत है और पार्टी के सरबराह है इमरान खान साहब। तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी का सरबराह जिसकी वजह से मैं वोट लेके आया हूँ, बागैरत लोग इसी तरह करते हैं, बागैरत और बाज़मीर लोग यही करते हैं। उसने कहा अच्छा, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल ना करें ना, फिर पता क्या मुझे रिपीट करना पड़ेंगे या मुझे इन लफ्जों को इस्तेमाल करके सवाल करना पड़ेगा, फिर आप लोग को बुरा लग जाएगा, फिर गलत बात हो जाएगी कि बाज़मीर और बागैरत लोग जो है वो कैसे करते हैं। तो सर, बाज़मीर लोग, बागैरत लोग इस तरह से वो क्या कहते हैं, सज्जी दिखा के खब्बी भी नहीं मारते हैं। अच्छा, ये आपकी मतलब फिर गलत हो जाएगी ना, ऐसे लफ्ज ना इस्तेमाल करें। मुझे पहले ये बताएं कि क्या जमहूरियत में, नहीं उस्मान मेरी बात सुने, क्या जमहूरियत में ऐसा होता है कि विफाक
अपने सूबे से कहे कि जी उसके चीफ एग्जीक्यूटिव से कि भाई इस्तीफा दे दो और वो आराम से इस्तीफा दे के चला जाए? ये तो आमरीत में होता है, जमहूरियत में कहाँ होता है ऐसे? नो नो, बिल्कुल नहीं ऐसी बात। कहाँ जमहूरियत की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि एक जमहूरी सियासी पार्टी का सरबराह अपनी पार्टी के किसी कारकुन या ओहदेदार को ये कहे कि आपने रिजाइन करना है, तो कौन सी जमहूरियत की बुक के अंदर लिखा है? मुझे आप वो जमहूरियत की वो किताब दिखा दें जिसके अंदर लिखा हो। देखिए मसला क्या है बीनिश, मसला ये है कि हम इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब से वजीर आजम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की हुकूमत के सरबराह हैं और हुकूमत या रियासत को रिप्रेजेंट करती, जब से उन्होंने ये कहा है कि इस मुल्क के अंदर एक बैरूनी कुव्वतें मिलकर साजिश कर रही हैं और उनके पास इसके शवाहिद भी मौजूद हैं जो कि कंसर्न उनको दिखा भी दिए गए हैं और वो अपनी कौम को इस पर एतमाद में ले रहे हैं। हमें मालूम है कि उस साजिश के ताने बाने कहाँ है। नहीं ऐसे ना बोले ना, ट्रांसमिशन में वक्त कम है। साजिश के ताने बाने कहाँ है? चट्टान भाई यहीं बैठे हैं, फवाद भी मेरे साथ हैं, बता दें इनको, मैं दोनों से जवाब ले लेती हूँ। एनालिस्ट भी मेरे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। कहाँ है साजिश के ताने बाने? इसके बड़ी सिंपल है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या? जब वजीर आजम पाकिस्तान ने एक खत को लहरा के पूरी कौम के सामने ये कहा कि ये मेरे पास सिंबॉलिकली चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक खत है जिसके पीछे एक पूरी साजिश छुपी हुई है। कॉमन सेंस ये है कि जिन लोगों ने अगले ही लम्हे उस खत को, जिसको ना उन्होंने कभी देखा, स्पेंड करना शुरू कर दिया और जिस फॉरनर से उनको हुक्म हुआ कि इस खत को जो है इसकी धज्जियां उड़ाएं, उस सब इसके अंदर शामिल है। और आने वाले दिनों के अंदर फिनिश में बताऊंगा सब कौन हो रही है, सब कौन शामिल है, जल्दी बताएं। फवाद के पास जाना जल्दी। आप देखिए ना मेरी बात, सब में वो सब तमाम लोग आपको शामिल नजर आ रहे हैं। देखिए ना, मुझे बताइए कि एक मुंतखब हुकूमत को चले इस तरह से, ये जो अभी चट्टान साहब कह रहे हैं, देखिए इस तरह से मेरी बात सुने ना, आप मेरे साथ ही हैं। वो फवाद ने असल में आपसे सवाल करना है, चट्टान भाई भी शायद कोई बात करना चाहे, मेरे साथ बने रहिए वरना एक ही गो में ना फिर बड़ी लंबी बात हो जाती है। फवाद ये नाम नहीं ले रहे हैं, घबरा गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मतलब मैं तो कह रही हूँ चट्टान साहब यहाँ बैठे हैं, इन दोनों की आपस में दोस्ती भी बड़ी है। नाम लेना चाहते पीपल्स पार्टी का ले सकते थे, नाम नहीं ले रहे हैं। आपको कुछ समझ आइए फवाद, मुझे समझा दीजिए या आप ही पूछ लीजिए उस्मान से या चट्टान साहब से, जो भी आप पूछना चाहते हैं इस सूरत हाल के हवाले से। असल में सियासत में ना एक गुंजाइश रखी जाती है, मेरा ख्याल है बसरा साहब वो गुंजाइश रख रहे हैं, और रवादारी भी होनी चाहिए कि मुंह पर बैठ के एक दूसरे को ताने देना ये बहरहाल कोई सियासी अमल नहीं होता। और हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम सियासी रवैयों से सीख भी रही हो कि उस मीनार के ऊपर नहीं चढ़ जाना चाहिए अखलाकियात के और किरदार के, कि जिसके ऊपर बाद में आपको नीचे उतरना पड़े। जिस तरीके से इमरान खान साहब एक आला मयार पे थे कि जी मैं 6 सीटों वालों से क्यों ब्लैकमेल हूं, मैं इशारतन कह सकते हैं ये। उसके बाद जो उन्होंने कहा उससे जो है उन्होंने यूटर्न लेना शुरू कर दिया। बसरा साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि शरकपुरी साहब और उनका जो पूरा एक टोला है जो मुस्लिम लीग नून से मुनहरिफ हुआ है पंजाब के अंदर, क्या आप लोग उनसे राब्ते में हैं नई हुकूमत को परवेज इलाही साहब को मुंतखब करवाने के लिए? और कहा जा रहा है कि अभी कुछ देर बाद या आज ही के दिन किसी वक्त जो है वो मुलाकात भी करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो इसकी तस्दीक आप करेंगे या तरदीद करेंगे? देखिए, कल एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि परवेज इलाही साहब जो हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे और हम मिलकर वहाँ पे पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। और पंजाब के अंदर जो है ये चेंज ऑफ जो रजीम है, इसके अंदर परवेज इलाही साहब इसको लीड करेंगे और वो तमाम सियासी रास्ते करेंगे तमाम उनका अपने अरकान से जो उनको वोट करेंगे या वो अरकान जो वोटिंग से एब्सेंट रहेंगे, तो ये सारा काम वो करेंगे। इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो और उनकी टीम जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, और मरकज में कौन हुकूमत बनाएगा उस्मान? मरकज में ऑलरेडी हुकूमत मौजूद है। अच्छा? और वो तमाम लोग वो मरकज में वो हुकूमत मौजूद है। और मैं देखिए ना, मैं तो आपको मेरे भाई ने बड़ा अच्छा बात की, उन्होंने कहा कि हम कुछ रवादारी आपको जल्द ही नजर आएगा इस सारे खेल के अंदर, जो कि जिसके पीछे ये बेचारे तो है नहीं, ये तो इस्तेमाल हो रहे हैं। इस सारे खेल के अंदर नुकसान किसका होगा? नुकसान उसका होगा जो बैरूनी मुल्क आलाकार बना हुआ है और बैरूनी मुल्क बैठा हुआ है। कौन है वो? कौन है चट्टान साहब? कौन है जो बैरूनी मुल्क आलाकार बना हुआ है? नवाज शरीफ है, मुझसे पूछे। नवाज शरीफ है भाई, नून लीग को फोन मिलाएं भाई, जरा नून लीग को किसी को भी फोन मिला लीजिए भाई। नून लीग नवाज शरीफ जो है वो आलाकार बने हुए हैं जी। चट्टान साहब वो कह रहे हैं हुकूमत जो है मरकज में वो इन्हीं की है, इमरान खान साहब की। बड़े ताकतवर आदमी है नवाज शरीफ साहब, तो फिर इसका मतलब कि अगर वो बैरूनी ताकतों के आलाकार बने हुए। मैं एक चीज पे एक लाइनर जी, वन लाइनर दे दें अपना, फिर मैं चट्टान साहब के पास, और बने रहिएगा मेरे साथ। जी जी। मेरे भाई ने कहा कि नवाज शरीफ बड़े ताकतवर हैं,
मैं आपको बताऊं कि मीर जाफर और मीर सादिक दो किरदार थे जिन्होंने बहादुर सुल्तान टीपू के किला मैसूर का दरवाजा खोला था। आज भी तारीख उनको ताकतवर के तौर पर याद नहीं करती, उनको गद्दार के तौर पर याद करती है। बहादुर वो था जिसके किले का दरवाजा याद रखिएगा। आलाकार गद्दार जी। मैं एक बात मेरी समझ से बालातर है कि बैरूनी साजिशें हमारे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के खिलाफ क्यों साजिश करेंगी? एक हैरानी वाली बात तो वो कहते भुट्टो के खिलाफ हो गई, तो खान साहब के खिलाफ तो रीजन था, वो बेहतर था कि भुट्टो के खिलाफ क्या हुआ, लेकिन टॉपिक फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं पहले इसका वजाहत करना चाहता हूँ। दूसरा ये कि ये किस तरह की बैरूनी ताकतें हैं कि साजिश करते वक्त वो लिखते हैं वज़ीर आज़म को कि हम आपके खिलाफ साजिश करने वाले हैं और हम आपके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं ताकि आपके पास ये चीज सबूत रहे। तीसरी बात ये कि ये नाम निहाद अलाकू खान, टीपू सुल्तान, पता नहीं शेर है क्या कुछ है पीटीआई की नजर में, इतना बहादुर कि पता नहीं कितनी 100 दुश्मन के टैंक तबाह किए, और एक बात नहीं कर सकते कि भाई ये लेटर है मुझे इस तरह प्लान नहीं लिखा था जिस तरह की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा। भाई नेशनल सिक्योरिटी इशू कैसे बता दें एकदम से? आप उनसे राब्ता करें ना पर्सनली, उनसे कहें मुझे दिखा दें, उन्होंने वो ऑफ द रिकॉर्ड दिखा देंगे। तीसरी बात, हाँ, ये कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क था और जब से हमारा इमरान आ गया तो उन्होंने मुल्क को आजाद कर दिया, और ये अपोजिशन वाले इनके बाहर की दुनिया में जायदादें हैं तो उनको बाहर से जो हुक्म मिलता है, जो ऑर्डर मिलता है, इस पे ये लोग अमल करते हैं। ऐसे कहते वक्त ये भूल जाते हैं कि जरदारी साहब के अगर बाहर जायदादें थे और वो बाहर के इशारों पे चलता तो उन्होंने अमेरिका के नेटो कॉन्वॉय पे 9 महीने तक पाबंदी लगाई। बिनिश ये जहन में याद रखे कि अमेरिकन नेशन ने दुनिया में अगर किसी से माफी मांगी है गलती पे, वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान है। जो जरदारी साहब का हुकूमत था उन्होंने अमेरिका को मजबूर किया कि वो पाकिस्तान से एक्सक्यूज करे। अभी तक जापान के साथ छोड़े, इस सब के बावजूद अगर इमरान खान साहब बच जाते हैं, सिर्फ 10 वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, तो क्या करेंगे इन लॉजिक्स का? सिर्फ 10 सेकंड बताएं। जरदारी साहब ने गवादर पे चाइना के साथ मुआहिदा किया, ईरान के अमेरिका के मुखालिफत के बावजूद ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मुआहिदा किया। मुझे एक चीज बताए पीटीआई कि उन्होंने अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने अमेरिका तो और इंडिया तो सिपेक के खिलाफ थे, सिपेक पे तो उन्होंने जो किरदार अदा किया ट्रंप के लिए, मेरे ख्याल से कि वो तो ना अमेरिका अदा कर सकते थे ना इंडिया अदा कर सकते थे, तो वो इसके खिलाफ साजिश क्यों करे? और एक बात मैं पूरी कौम को बताऊं कि ये जो बुज़दार साहब का इस्तीफा है, ये बुज़दार का इस्तीफा नहीं है, ये इमरान का इस्तीफा है। पंजाब को बुज़दार बेचारी ने नहीं चलाया है, बुज़दार सरकार का हुकूमत चले, ये बनिगाला से। आप ना चट्टान साहब यही सोच के खुश हो जाएंगे कि यही आप इसी को इमरान का इस्तीफा समझ लेंगे और आपने इमरान खान से फिर इस्तीफा या इमरान खान से फारिग नहीं होना, पता चला कि वहां लटक जाए सेंटर में मामला और पंजाब में तब्दीली आ जाए। इमरान खान अगर इमरान खान अगर बच सकता था तो ये लोग इजलास बुलाते, ये भागती नहीं, ये अभी तक भाग रहे हैं। बसरा साहब, और दूसरी बात ये, अगर ये नाकाम भी हो जाए फिर भी हम उनको छोड़ेंगे नहीं। जी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। अगर तहरीक ये अभी हमारी गिरफ्त में है, हमारा मर्जी उसको किस शौक पे आके खड़ा कर देती है। जी बसरा साहब, सिर्फ मैं सिंपल आपके सामने देखिए, मैं तो कुछ फिक्री बात करूंगा, अब ताना जनी तो खास लोगों वाली करूंगा नहीं। फिक्री बात ये है कि यही पार्लियामेंट थी, यही लोग थे, यही अरकान पार्लियामेंट थे, यही मुतहदा अपोजिशन बराए तहफ़्फ़ुज़ और तरवीज़ बदउनवानी थी। मुझे बताइए कि 3.5 साल जो अरकान इनके साथ ना जा सके, बावजूद कोशिश के, जिनके लिए नवाज शरीफ ने रोज़े अव्वल से कहा था कि मैं पैसे देता हूँ, इनको खरीद ले, यकायक क्या हुआ? इन 3.5 साल और 3.25 साल के दरमियानी 4 महीने के अंदर क्या हुआ? किसको तकलीफ पहुंची? अगर आप जायचा भी बना लें, नवश्ता दीवार पढ़ लें, तो इसके अंदर तकलीफ सिर्फ एब्सोल्युटली नॉट ने पहुंचाई है,
इस्लामोफोबिया के खिलाफ खड़े वज़ीर आज़म ने सच्चाई है और तकलीफ पहुंची है। असल में पता क्या है, बहुत बेवकूफ समझा है आप लोगों ने, बस ऐसा पाकिस्तानी नेशन को। आई हैव टू क्लोज इट फॉर द आवर। हेडलाइंस के लिए जाना है, बुलेटिन होगा वापस। आप 4 से 6 ऑब्वियसली ट्रांसमिशन आगे कंटिन्यू करेंगे फरीद रईस साहब, और फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी सीधी बात में। लेकिन मसला यह कि अवाम की तकलीफ की किसी को परवाह नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट कह दिए, इसकी तकलीफ है, पीपल्स पार्टी को तकलीफ है, हुकूमत के बकौल नून लीग को तकलीफ है, लेकिन वो तकलीफें जो अवाम ने सही हैं इस अरसे में महंगाई के नाम पर और बैड गवर्नेंस के नाम पर, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह ताला शाम से मुलाकात करती हूँ। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।